नमस्ते। आज बात करते हैं उन छिपी हुई ताकतों की जो पूरी दुनिया की राजनीति चलाती हैं। ये कहानी तो सबने सुनी होगी कि कैसे हजारों किलोमीटर दूर बैठी कोई सुपर पावर किसी भी देश की सरकार को गिरा सकती है। तो चलिए आज इसी खेल के नियम को समझते हैं। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन सोचकर देखिए, क्या किसी देश की सरकार का गिरना सिर्फ उसका अंदरूनी मामला होता है, या इसके पीछे किसी बड़ी ताकत की कोई बहुत गहरी चाल भी हो सकती है? हमारे आसपास के कई देशों में तो ये खेल बार बार खेला गया है। ठीक है, तो इस मामले की गहराई में उतरते हैं। देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ना एक शतरंज के खेल की तरह है, जिसे बड़े और ताकतवर देश अपने फायदे के लिए खेलते हैं। पर सवाल यह है कि वो ऐसा करते कैसे हैं। किसी भी सुपर पावर की असली ताकत सिर्फ उसकी आर्मी नहीं होती। दुनिया में मनचाहा बदलाव लाने के लिए उनके पास असल में 3 मेन हथियार होते हैं। आइए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा हथियार है पैसा, इकोनॉमिक कंट्रोल। जब पूरी दुनिया का बिजनेस एक ही करेंसी जैसे कि डॉलर में होता है, तो जाहिर है उस करेंसी को कंट्रोल करने वाला देश किसी भी दूसरे देश की इकोनॉमी पर दबाव डाल सकता है और उसे अपनी शर्तें मानने पर मजबूर कर सकता है। दूसरा हथियार है कहानी पर कब्जा, यानी नैरेटिव कंट्रोल। जरा सोचिए, इंटरनेशनल मीडिया, फिल्में, न्यूज़ चैनल्स, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना सकते हैं जिससे किसी भी लीडर को हीरो या फिर विलेन की तरह दिखाया जा सकता है। पब्लिक की सोच को बदलना इस खेल का बहुत जरूरी हिस्सा है। और तीसरा हथियार वो है जो कभी दिखाई नहीं देता, कोवर्ट ऑपरेशंस। दुनिया भर के इंटेलिजेंस एजेंसियां पर्दे के पीछे काम करती हैं, जासूसी से लेकर दंगे भड़काने तक, ताकि पॉलिटिकल रिजल्ट उनके फेवर में आए। तो सवाल ये उठता है कि इन हथियारों का इस्तेमाल करके सरकारें असल में गिराई कैसे जाती हैं? देखिए, सीधी लड़ाई तो हमेशा एक ऑप्शन नहीं होती। इसके लिए एक बहुत ही चालाक सिस्टमैटिक प्लान बनाया जाता है, एक ऐसी प्लेबुक जिसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये पूरी की पूरी प्लेबुक आप कह सकते हैं 4 स्टेप्स में काम करती है। पहला स्टेप, इकोनॉमिक सैंक्शंस, मतलब आर्थिक प्रतिबंध लगाकर उस देश की कमर तोड़ दो। दूसरा, मीडिया वॉर, उस देश के लीडर को विलेन बना दो, तानाशाह दिखाओ। तीसरा स्टेप होता है एनजीओ को फंडिंग देना, लोकतंत्र के नाम पर विपक्ष को पैसा और पावर दो। और अगर ये सब भी काम ना करे तो आता है चौथा और आखिरी दांव, कोवर्ट ऑपरेशंस। चलिए अब देखते हैं कि ये प्लेबुक असल दुनिया में, खासकर हमारे अपने पड़ोस में, कैसे काम करती है। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल की पॉलिटिक्स में इसके एकदम साफ साफ उदाहरण देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की, एक ऐसा देश जहां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का एक बहुत लंबा इतिहास रहा है। यहां बार बार मिलिट्री ने तख्ता पलट क्यों किया? इसकी असली वजह है पाकिस्तान की लोकेशन। ये वो जगह है जहां से पूरे एशिया, अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट पर नज़र रखी जा सकती है। और इतिहास गवाह है कि जब जब किसी पाकिस्तानी लीडर ने बाहरी ताकतों की बात मानने से इनकार किया, सेना ने आकर सरकार पर कब्जा कर लिया। ये एक पैटर्न बन चुका है। अब आते हैं श्रीलंका पर। ये देश भले ही छोटा है, लेकिन इंडियन ओशन में इसकी लोकेशन इसे बहुत बहुत ज़्यादा अहम बना देती है। श्रीलंका दुनिया के सबसे ज़रूरी समुद्री रास्तों पर बैठा है। जिस भी पावर का यहाँ कंट्रोल हो, उसका ग्लोबल ट्रेड पर बहुत बड़ा असर होता है। इसीलिए जब भी श्रीलंका की सरकार किसी एक सुपर पावर के ज़्यादा करीब जाने लगी, तो देश में अचानक इकोनॉमिक क्राइसिस और पॉलिटिकल उथल-पुथल शुरू हो गई और आखिर में सरकार ही बदल दी गई। बांग्लादेश की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, खास तौर पर जब बात भारत के साथ उसके रिश्ते की आती है। बाहरी शक्तियों ने हमेशा बांग्लादेश को भारत के असर को बैलेंस करने के लिए एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया है। इसका नतीजा, जिस भी लीडर ने आज़ाद फॉरेन पॉलिसी बनाने की हिम्मत की, उसे सत्ता से हटा दिया गया। कई बार तो हत्याएं तक हुईं। और आखिर में बात करते हैं नेपाल की, जो 2 बड़ी ताकतों भारत और चीन के बीच में फंसा हुआ है। भारत और चीन के बीच एक बफर स्टेट होने की वजह से नेपाल हमेशा बाहरी दखल का निशाना बना रहा है। यहाँ जानबूझकर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को बनाए रखा जाता है और मकसद एकदम साफ है, देश को कमज़ोर रखो ताकि वो किसी भी एक पड़ोसी की तरफ पूरी तरह से झुक न पाए। तो इन सभी पेचीदा और खतरनाक सियासी चालों के पीछे असली मकसद क्या है? चलिए इसे समझते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है, ये सब कुछ किया जाता है जियोपॉलिटिकल कंट्रोल के लिए।
इसका सीधा सा मतलब है कि एक ताकतवर देश किसी दूसरे देश को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सके, चाहे वो फायदा मिलिट्री का हो, इकोनॉमी का हो या फिर स्ट्रेटेजिक हो। और इस कंट्रोल के फायदे एकदम साफ हैं। पाकिस्तान को मिलिट्री बेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो श्रीलंका के जरिए इंडियन ओशन पर पकड़ बनती है। बांग्लादेश को भारत पर दबाव बनाने के लिए यूज किया जाता है और नेपाल का इस्तेमाल भारत चीन के बीच बैलेंस बनाने के लिए होता है। ये सब देखकर एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में आता है, एक ऐसा सवाल जो इस पूरी कहानी को सीधे सीधे हमसे जोड़ता है। क्या भारत भी निशाना बन सकता है? भारत एक बहुत बड़ा देश है, यहाँ एक मजबूत डेमोक्रेसी है और इकोनॉमी भी बहुत बड़ी है। तो क्या यहाँ भी बाहरी ताकतें उसी तरह से दखल दे सकती हैं जैसा उन्होंने हमारे पड़ोसियों के साथ किया है? तो देखिए, भारत जैसे बड़े देश में सीधे सीधे तख्तापलट करना तो लगभग नामुमकिन है। तो क्या होता है, तरीके बदल जाते हैं पर खेल वही रहता है। यहाँ बाहरी ताकतें मीडिया में एक नैरेटिव बनाती हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स चलाती हैं, या फिर एनजीओज और फंडिंग के जरिए देश की पॉलिसी को प्रभावित करने की कोशिश करती हैं। मतलब माहौल बनाकर राजनीति को अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश हमेशा चलती रहती है। तो आखिर में एक बात तो साफ है, हमारे पड़ोसी देशों की राजनीति का ये खेल सिर्फ उनकी अंदरूनी कमजोरी का नतीजा नहीं है, बल्कि ये बड़ी ताकतों की चालाकी को भी दिखाता है। और ये हमें सिखाता है कि हमेशा होशियार रहना कितना जरूरी है, ताकि कोई बाहरी ताकत हमारे लोकतंत्र को कमजोर न कर पाए।